नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीवी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए इस समय लेक्चर सेकंड में समास को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व आप लोगों ने समास से संबंधित एक वीडियो लेक्चर 1 में देख लिए होंगे। आज हम लेक्चर 2 में जो समास को लेकर उपस्थित हुए हैं, उस समास में से जो समास के 6 भेद बताए गए, 6 प्रकार बताए गए, उन 6 प्रकारों में से कर्मधारय समास को पढ़ना है। लेकिन इससे पूर्व हम पुनः फिर एक बार उन 6 समासों को लिख लेते हैं कि वह समास कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, समास का मूल अर्थ जो होता है वह संक्षेप होता है या संक्षिप्त होता है। सम धन आस, इन 2 शब्दों से मिलकर के समास बना है। सम मने संक्षिप्त और आस मने कथन, अर्थात संक्षिप्त कथन। तो समास का मूल अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। तो देखिए, समास के जो भेद होते हैं वह 6 प्रकार के समास बताए गए हैं। पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। और जो छठवां है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास। इस तरह से जो ये 6 समास हैं, इन समासों से आप इससे पूर्व परिचित हो चुके हैं। समास की परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है, या 2 या 2 से अधिक पद मिल करके जब एक नए पद का निर्माण करते हैं तो इस मिलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस इन समास से संबंधित एक तरह का ये भी आता है, जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। समास में 2 पद या 2 से अधिक भी पद होते हैं, लेकिन अधिकांशतः 2 ही पद पाए जाते हैं। पहला जो पद होता है उसे क्या बोलेंगे? पूर्व पद। एक होता है पूर्व पद और एक हो जाता है उत्तर पद। तो 2 पद होते हैं समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये पूछ दिया जाता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। प्रधान माने मुख्य। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व में या बहुब्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है। तो आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको आप जान सकते हैं। देखिए, इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यह अव्ययी भाव जो समास है, तो इसमें जो पहला पद होता है वह क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। तो अव्ययी भाव समास में जो प्रधानता होती है वह पूर्व पद की प्रधानता होती है। यानी इसमें जो पद प्रधान होगा वह पूर्व पद होगा। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा? पूर्व पद। इसके बाद द्वंद्व समास अगर पूछ दिया जाए तो द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। दोनों पद की प्रधानता। बस इस तरह से याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव में समास में पूर्व पद की प्रधानता हो जाएगी। द्वंद्व यानी द्वा और द्वा यानी कि दोनों। तो इसमें जो दोनों ही पद होंगे, जैसे माता डैश पिता, तो जितनी माता की महत्वता है उतने ही पिता की है। भाई बहन, जितनी भाई का महत्व है उतना बहन की भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही पद क्या हो रहे हैं? प्रधान हो रहे हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। कोई पद प्रधान
नहीं होता। यानी इसमें ना तो पूर्व पद ही प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, किसी अन्य पद की प्रधानता। यानी कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, तो दस धन आनंद, तो 10 एक आपका पद हो गया, कौन सा हो गया, पूर्व पद। और आनंद माने मुख होता है, आनंद क्या हो जाएगा, उत्तर पद। तो न है यहाँ 10 की महत्वता है, न आनंद की, बल्कि कोई अन्य रावण का बोध हो रहा है तो तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो अव्ययी भाव बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसके बाद क्या बच रहा है आपका, तो आप देख रहे हैं एक तत्पुरुष, एक कर्मधारय और एक द्विगु, ये तीन जो बच रहे हैं। तो इन तीनों समासों में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद। इन तीनों में, जैसे कर्मधारय में उत्तर पद, द्विगु में उत्तर पद, द्वंद्व ये तत्पुरुष में उत्तर पद, ठीक है। तो इन तीनों में उत्तर पद की प्रधानता होगी। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होगी, द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होगी, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। बस ये तीन आप याद कर लेंगे। तो इन तीनों के बाद जो शेष बचता है उसमें आपको लिख देना है कि उस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। तो इसमें इन समासों में से कल हमने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को पढ़ा था। आज जो हमारा समास है वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में पढ़ना है। देखिए, समास से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ये नहीं है कि सिर्फ डीएलएड के ही परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, 9, 10, 11, 12 की परीक्षाएं हैं, उनमें भी समास से अधिक मात्रा में प्रश्न आते हैं। तो जो हम आज पढ़ेंगे तीसरा जो समास है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? कर्मधारय समास में पूर्व पद प्रधान होता है। किस पद की प्रधानता होती है? तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है। पूर्व पद की प्रधानता होती है, बंद करा तब ना। कर्मधारय जो समास है इसकी परिभाषा आप लोगों को उन्हें बताया है कि कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में जो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। अर्थात पूर्व पद उपमान तथा उत्तर पद उपमेय होता है। देखिए, कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होगा उसे क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे, ठीक है। और जो उत्तर पद होगा उसे उपमेय कहेंगे। अब उपमेय किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु या व्यक्ति का, या जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए या वर्णन किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? उपमेय कहते हैं। और जिस वस्तु या व्यक्ति से एक तरह से
उसकी समानता किया जाए, ठीक है, समानता किया जाए या बताया जाए कि यह व्यक्ति उनके समान है, इस तरह से विशेषता जब प्रकट किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि चंद्र मुख, ये शब्द है चंद्रमुख, तो मुख क्या हो गया, मुख, मुख जो हो गया, मुख क्या हो गया, उपमेय, ठीक है, मुख के बारे में बताया जा रहा है तो मुख उपमेय हो गया और चंद्रमा के समान है, तो चंद्र जो हो जाएगा उसको बोलेंगे उपमान, ठीक है, उपमान। तो जिसके बारे में, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए या उसकी तुलना किया जाए, समानता किया जाए, और जिससे किया जाए उसी को हम उपमान कहेंगे, और जिसका किया जाए उसको क्या कहेंगे, उपमेय कहते हैं। तो कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होती है, पूर्व पद उपमान और तथा उत्तर पद जो है उपमेय होता है। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें याद कर लेंगे कि जो इसमें पूर्व पद होता है, पूर्व पद विशेषण होता है, ठीक है, विशेषण, पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष से होता है, उत्तर पद विशेष से होता है, ठीक है। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, और जो उत्तर पद होगा उसे विशेष्य कहेंगे। तो विशेष्य किसे कहते हैं, तो विशेष्य का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विशेषण क्या होता है, तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण, रूप, रंग, दशा इत्यादि के बारे में विशेषता बताई जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है लाल मिर्च, लाल मिर्च, तो लाल मिर्च में आप देखिए इसमें दो पद हो रहे, एक क्या हो गया, ये पूर्व पद हो गया, ये हो गया पहला पद पूर्व पद, और ये क्या हो गया, उत्तर पद। लाल मिर्च में पूर्व पद लाल हो गया और उत्तर पद क्या हो गया, मिर्च हो गया ना, तो मिर्च क्या हो गया, विशेष से हो गया, मिर्च विशेष से हो जाएगा, ठीक है। और जब मिर्च विशेष से हो जाएगा तो मिर्च की विशेषता क्या है, लाल, तो लाल क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। तो जो कर्मधारय समास में इसमें जो पूर्व पद होता है वह विशेषण होता है, और उत्तर पद जो होता है वह क्या होता है, विशेष्य होता है। आइए अब जो है उदाहरण के माध्यम से कर्मधारय समास को पढ़ते हैं। देखिए कर्मधारय समास में अधिक मात्रा में आप देखेंगे जो उपमान होगा, जो उपमान होगा वह अधिकांशतः प्राकृतिक चीजें होता है, प्राकृतिक वस्तुएं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्र क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं, ठीक है। या किसी भी शब्द में लाल, पीला, हरा, नीला, काला इत्यादि जो रंगों का नाम आ जाए, कोई भी शब्द है और उसमें जब रंगों का नाम आ जाता है तो उसमें अधिक मात्रा में आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो कर्मधारय समास में हम कुछ शब्दों को लेंगे जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं और उसके माध्यम से हम इस कर्मधारय समास को समझते हैं। अब कर्मधारय समास की परिभाषा आप लोग समझ ही गए होंगे कि कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जो इसमें पूर्व पद होता है वह उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे समस्त पद, समस्त पद, तो समस्त पद किसे कहते हैं या सामासिक पद किसे कहते हैं, तो दो अलग अलग पदों के मिलने से जिस पद का निर्माण होता है उसे ही हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और जब इन पदों को अलग अलग लिखा जाता है
तो उसे हम विग्रह कहते हैं। तो जैसे समस्त पद, यहां पे हो जाएगा विग्रह समास का नाम, समास का नाम, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, यहां पे एक शब्द लेंगे कृष्ण सर्प, ठीक है। तो कृष्ण सर्प, एक बात यहां पे और भी नोट कर लेंगे कि इसमें जो दोनों पद होंगे उन दोनों पद में प्रथमा विभक्ति आती है, प्रथमा विभक्ति होगी। कर्मधारय समास का जो दो पद होगा उन दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण में प्रथमा विभक्ति होगा और सर्प में भी कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति होगा। तो कृष्ण सर्प, तो जो सर्प हो गया, सर्प की विशेषता बताई जा रही है, सर्प है लेकिन कैसा, काला। तो सर्प क्या हो गया, उपमेय। कृष्ण क्या हो गया, उपमान। सर्प क्या हो गया, विशेष। और कृष्ण क्या हो गया, विशेषण। तो कृष्ण सर्प, काला सांप, काला है जो सांप। देखिए काला है जो सांप, जैसे इसकी हम जब भी वो बनाएंगे, विग्रह करेंगे, तो उसमें अधिक मात्रा में आपको एक शब्द दिखाई देगा, है जो। जब भी इसका विग्रह करिए तो काला है जो सांप, तो सांप है लेकिन कैसा है, काला है। तो सांप आपका क्या हो गया, विशेष्य, और काला विशेषण हो गया। ये उपमेय हो गया और काला उपमान हो जाएगा। तो काला है जो सांप, समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। अगला ले लेंगे कनक लता, कनक लता। कनक माने क्या होता है, सोना, लता, कनक लता, यानी लता की विशेषता बताई जा रही है कि लता है जो कनक लता, तो लता की विशेषता बताई जा रही है। सोने के समान लता, तो लता की विशेषता बताई जा रही है। कनक के समान है जो लता, ठीक है जो लता, कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो मुख की विशेषता बताई जा रहा है। मुख की विशेषता, मुख है लेकिन कैसे है, चंद्र के समान, चंद्रमा के समान है, ठीक है। तो चंद्रमुख हो जाएगा। अगला नीलकंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है, नीलकंठ। देखिए नीलकंठ, कंठ है लेकिन कैसा है, नीले रंग का है। तो कंठ क्या हो गया आपका, कंठ हो जाएगा उपमेय। और नील माने नीला, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। चंद्रमा के समान है जो मुख, कर्मधारय समास। लेकिन यहां पे आप देख लेंगे कि जैसे नीलकंठ शब्द आता है तो नीलकंठ शब्द में पूछा जाएगा कौन सा समास है, तो इसमें आप जानेंगे कि बहुब्रीहि समास का भी बोध हो रहा है, क्योंकि नील मने नीला, कंठ मने कंठ, नीला है जो कंठ। तो नीला है जो कंठ, इस तरह से जब विग्रह करेंगे तो उसमें समास हो जाएगा कर्मधारय। और नीला है जिसका कंठ, इस तरह से करेंगे, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, तब कौन सा हो जाएगा, तब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो वहां पे ना कंठ के महत्वता रहेगी ना नीला की। तो यहाँ पे विग्रह पे डिपेंड कर रहा है कि आप विग्रह कैसे कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से आप विग्रह करेंगे उसके अनुरूप कुछ कुछ शब्द हैं जिसमें आपको कर्मधारय के साथ साथ बहुब्रीहि समास का भी बोध होता है, ठीक है।
जैसे और भी शब्दों को नोट कर लेते हैं। अधिक मात्रा में जिस शब्द के पूर्व में महान शब्द लगा हो, जैसे मान लीजिए महानदी, महर्षि, ठीक है। महानदी, महान है जो नदी, महर्षि, महान है जो ऋषि, महादेव, महादेव। तो महाशब्द जिस शब्द में महा लगा हुआ हो, ठीक है, तो महाशब्द जिसमें लगा रहेगा उसमें भी अधिक मात्रा में आपका कर्मधारय समास होता है। महानदी, महर्षि, महादेव, ठीक है। अगला एक और देखेंगे, जैसे लाल मिर्च है, इस तरह से आ जाए हरा मिर्च, लाल मिर्च, हरा मिर्च, पीला मिर्च। तो किसी भी शब्द में लाल, हरा, पीला, श्वेत अंबर, श्वेतांबर शब्द आ जाए, तो श्वेतांबर शब्द में भी अंबर माने क्या होता है? वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है। तो अंबर की विशेषता, आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि आकाश है लेकिन कैसा? श्वेत है, सफेद है। तो जिस शब्द में लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सफेद इत्यादि आप देखिए कि रंग है उसमें, तो एकदम आप जान जाइए कि उसमें कर्मधारय समास है। जैसे क्वेश्चन, एक शब्द बहुत अधिक मात्रा में टेट की भी परीक्षाओं में पूछ देता है, नीलोत्पल शब्द, नीलोत्पल, नीलोत्पल शब्द, श्वेत तो तपल, रक्तोत्पल, नीलोत्पल शब्द, श्वेतोत्पल, रक्तोत्पल। तो यहां पे आप जान जाएंगे कि नीलो माने नीला होता है, ठीक है। श्वेत माने होता है सफेद, रक्त माने क्या होता है? लाल। और उत्पल, उत्पल सब में दिखाई दे रहा है, तो उत्पल माने क्या होता है? कमल, लाल कमल, सफेद कमल, नीला कमल। तो जिसके अंत में उत्पल शब्द आ जाए, उत्पल माने कमल होता है, तो उसमें भी आपका कर्मधारय समास होता है। इस तरह से अन्य शब्दों को भी पढ़ने का हम प्रयत्न कर रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे समस्त पद है देह लता, तो देह रूपी लता, देह माने क्या होता है? शरीर। तो जो शरीर है वह किसके समान है? नायिका का जो शरीर है किसके समान है? लता के समान है। तो एक तरह से देखा जाए शरीर की समानता एक लता से किया जा रहा है। तो देह रूपी लता में देह के समान, देह रूपी लता, यहां पे इसकी जब विग्रह करेंगे तो देह रूपी लता, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे लता जो हो गया ये उत्तर पद हो गया, देह क्या हो गया? ये पूर्व पद। तो इसमें जो है किसकी विशेषता है? लता की विशेषता है। मृग नयन, तो मृग माने क्या होता है? हिरण, हिरण के समान नयन, हिरण के समान नयन या मृग के समान नयन। नयन है लेकिन किसके समान? मृग के समान। तो इस तरह से आप देख रहे हैं विशेषता प्रकट हो रही है। नयन क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया, और जो मृग हो गया यह विशेषण हो गया। यहां परमानंद, परम आनंद, ठीक है, परम आनंद यानी आनंद है लेकिन कैसा है? परम आनंद है।
तो एक तरह से आनंद को भी परम माने श्रेष्ठ बता दिया गया है। सुंदर बालक, बालक है लेकिन कैसा है? सुंदर है, तो सुंदरता उसकी विशेषता हो गई। पुरुष है लेकिन कैसा है? श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता उसकी विशेषता हो गई। नरसिंह, तो नरसिंह यानी मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है कि मनुष्य है लेकिन किसके समान? शेर के समान। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, और जिस शब्दों में आप देखेंगे कि पहला जो उत्तर पद हो उसकी प्रधानता हो, तो ऐसे शब्दों में आपका कर्मधारय समास होता है। कोई भी शब्द आ जाता है तो उस शब्द को सबसे पहले उसके अर्थ को आप देखिए। जैसे क्वेश्चन आता है महानदी, ठीक है, महानदी। अब नदी की विशेषता बताई जा रही है, नदी है लेकिन कैसी है? महान है ना। नदी की विशेषता बताई जा रही है तो नदी है लेकिन महान। तो जिस शब्द में महा शब्द आ जाए, महान शब्द आ जाए, उसमें आंख बंद करके आप बता दीजिए कि एकदम जो है कर्मधारय समास होता है। तो इस तरह से आप कर्म जो धारय समास है इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। कोई भी शब्द आ जाता है तो उसको आसानी से आप जान जाएंगे कि इसमें कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की परिभाषा भी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो पूर्व पद होता है वह उपमान, उत्तर पद उपमेय होता है, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने आपको पूर्ण रूपेण समझा दिया है और यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप तुरंत ही हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो बिल्कुल करिए। कमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे जानेंगे कि आप वीडियो हमारे देख रहे हैं। वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कौन सा विषय और पढ़ना चाहते हो बाबू वो भी बता दो। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।